क्या आप जानते हैं असम में इतनी बाढ़ की घटनाएं क्यों घटित होती है? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक या मानवीय कारण है? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि असम में बाढ़ की वजह से अब तक लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और अभी जो आंकड़ा है इसके हिसाब से लगभग 85 से 86 लोग मारे गए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बीएसएफ, इस तरह के सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं और अधिक से अधिक मदद देकर उनको बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बाढ़ का प्रभाव कम ही नहीं होता। चलिए मेन कारणों को जानते हैं। पहला कारण, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल प्रवाह क्षेत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर लगभग है, ये तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके असम होते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। लेकिन इसका चौड़ाई अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इस वजह से बरसात के समय इसका प्रवाह काफी बढ़ जाता है और बाढ़ खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण, हिमालय से आने वाली कुछ प्रमुख नदियां। देखिए हिमालय से आने वाली कुछ नदियां जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे सुवर्णश्री, मानस, धनश्री, कपिली, ये नदियां आकर के मुख्य धारा में मिलकर के इसके प्रवाह को बढ़ा देता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण, नदी में गाद का जमना। देखिए बाढ़ के समय या बरसात के समय नदियां अपने साथ मलबे, कचड़े, गाद को लेकर के तली में जमा करती हैं, जिसकी वजह से नदी गहराई कम हो जाती है और बरसात ज्यादा होने की वजह से ये जल बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण, वनों की कटाई। देखिए पहाड़ों पर पेड़ पौधों की कटाई होने की वजह से, अत्यधिक कटाई होने की वजह से बरसात का पानी सीधा नदियों में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और आसपास में बाढ़ की संख्या बढ़ जाती है, बाढ़ होने की समस्या बढ़ जाती है। पांचवा कारण, जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण है जिसके वजह से ये वर्षा डायरेक्ट वहां होती है और समय से ज्यादा और अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसका काफी ज्यादा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है। अगर इसके प्रभाव के बारे में कहा जाए तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये बाढ़। जैसे लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, स्वच्छ पानी और भोजन की किल्लत हो जाती है, मुहताज हो जाते हैं लोग, पशुधन संपदा नष्ट होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में पानी के जमा होने से तरह तरह की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, और इनके अपने आशियाने, बुनियादी ढांचे, घर इनके नष्ट हो जाने से काफी ज्यादा आर्थिक क्षति होती है। सड़कें, कृषि, ये सभी बाधित हो जाते हैं। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस अवस्था में इनको। इसका समाधान क्या हो सकता है? चलिए इसके समाधान के बारे में समझते हैं। देखिए समाधान के बारे में अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। नदियों के बांध का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा, तट बांधों का निर्माण करना पड़ेगा ताकि जाकर के ये जल अपना भयावह रूप दिखा ना सके। इसके अलावा पेड़ों को अधिक मात्रा में, यानी वनों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा ताकि ये खतरा कम से कम हो, और जल की निकासी की व्यवस्था को उचित तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इसके खतरों को रोका जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय से पहले ही अगर इसकी जानकारी अलर्ट करके जनता को बता दिया जाए तो इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। नहीं तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। सरकार और सब आम जनता भी जानती है कि ये प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसका उचित प्रबंधन किया जा सकता है, तो सरकार को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, समय से पहले इन सब का बचाव कार्य सबसे पहले पहुंचा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केवल बाढ़ नहीं था, ये एक बहुत बड़ा चुनौती था हमारे सरकार के लिए, हमारी जनता, भारतीय जनता के लिए, जिसे उसे समझकर इसे रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। आशा करते हैं ये अंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए राज शब्द ब्रेन मेडी के साथ जुड़े रहें, इस याद के साथ। जय हिंद।